लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान में जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों का बिहार में मतदान होना है, उसमें से एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसके ऊपर एक हिंदू कहावत या यूँ कह सकते हैं कि एक हिंदुस्तानी कहावत बहुत अच्छे से फिट बैठ रहा है। और वो कहावत ये है, घर का भेदी लंका डाहे। लेकिन यहाँ पे लंका नहीं डाहा जा रहा है, बल्कि यहाँ पे अररिया को डाहा जा रहा है। घर का भेदी अररिया ढाहे। क्यों और कैसे अररिया लोकसभा क्षेत्र इस तरह से घर के अंदर झगड़े के कारण आरजेडी का उम्मीदवार हार सकता है, इसी के ऊपर ये वीडियो है। साल 2009 में जब अररिया लोकसभा क्षेत्र को सामान्य लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तित किया गया था, कन्वर्ट किया गया था, तब अररिया के मुसलमानों में एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि अब अररिया से मुसलमान सांसद भी चुने जा सकते हैं। वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि आज़ादी के बाद 1967 में जब अररिया लोकसभा क्षेत्र में पहली बार चुनाव हुआ था, अररिया लोकसभा क्षेत्र को बनाया गया था, तब से लेकर के 2009 तक, यानी कि 2008 के परिसीमन तक अररिया लोकसभा क्षेत्र दलितों के लिए आरक्षित हुआ करता था। अररिया में कम दलित होने के बावजूद, मात्र 13% दलित होने के बावजूद, कैसे अररिया को क्यों इतने लंबे समय तक 42 सालों तक दलितों के लिए आरक्षित रखा गया, सीट बना करके आरक्षित सीट बना करके रखा गया, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि क्यों अररिया लोकसभा क्षेत्र साल 2009 से सामान्य होने के बावजूद अररिया के मुसलमान आज भी, जिनकी आबादी अररिया के कुल आबादी का लगभग 43% हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद अररिया के मुसलमान आज भी संघर्ष कर रहे हैं अररिया से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को लोकसभा क्षेत्र अररिया से जिताने के लिए। अररिया में 43% मुस्लिम के अलावा लगभग 15% यादव भी वहां पे वोटर हैं। और पहली नज़र में तो आपको भी यही लगेगा कि MY समीकरण जो होता है, मुस्लिम और यादव का समीकरण, जो आरजेडी का समीकरण है, उस समीकरण के तहत यहाँ से कोई भी मुसलमान हो या यादव हो, वो आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में बड़ी आसानी से लोकसभा चुनाव जीत सकता है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, मामला बहुत पेचीदा है। पेचीदा ऐसे है कि अररिया के मुसलमान जातियों में बटे हुए हैं, पहला नंबर। यहाँ के यादव जो हैं वो यादव कम और हिंदू ज़्यादा होते हैं, दूसरा नंबर। भाजपा की तरफ से जो पिछले 4 लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी बन रहे हैं अररिया लोकसभा क्षेत्र से, वो गंगई जाति से आते हैं। और गंगई जाति एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, वो अपनी एकजुटता के लिए। उनका अपना पंचायत होता है, अपनी सभा होती है, जहां भी वोट करते हैं एक साथ करते हैं, जो भी फैसला लेते हैं एक फैसला लेते हैं। और इन सब फैक्टर को अगर आप मिला दीजिएगा तो अररिया लोकसभा क्षेत्र में 43% मुस्लिम होने के बावजूद भाजपा को एडवांटेज मिल जाता है। और इसी के दम पर, इसी एडवांटेज के दम पर 2009 में अररिया लोकसभा क्षेत्र में जब पहली बार सामान्य सीट के रूप में चुनाव हो रहा था, तो भाजपा को वहां से जीत मिलती है और मुसलमान जो उम्मीदवार होते हैं आरजेडी की तरफ से, वो हार जाते हैं चुनाव। इसके बाद फिर 2014 में अररिया में मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बचाने के लिए एक ऐसे शख्स को अररिया लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया, जो सिर्फ अररिया का नहीं बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र के मुसलमानों के पहचान था। आरजेडी नेता तस्लीमुद्दीन इसके पहले 8 बार विधायक बन चुके थे, 3 बार किशनगंज से और 1 बार पूर्णिया से सांसद बन चुके थे। और उन्हें 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अररिया से आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। 2014 में तस्लीमुद्दीन अररिया से चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो मुसलमान थे। मुसलमान तो वो थे और साथ में अररिया के स्थानीय भी थे, लेकिन इनकी जीत का एक जो सबसे महत्वपूर्ण वजह था, सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो था ये कि 2014 के चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और भाजपा तीनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी। एनडीए के साथ जेडीयू नहीं थी, जिसके कारण एनडीए का जो वोट था वो बट गया। और दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक साथ चुनाव लड़ रही थी, इसलिए इनका जो वोट था वो एकमुश्त एक जगह पे रहा। उसके ऊपर से मुसलमानों के भीतर मोदी के नाम का जो खौफ था, जो डर था, वो मुसलमानों के वोट को एकजुट करने में और भी ज़्यादा आसान कर दिया। 2018 में जब तस्लीमुद्दीन का देहांत हो जाता है, उसके बाद फिर उनके देहांत के बाद वहाँ पे उपचुनाव होता है, तो उस उपचुनाव में न तो मोदी फैक्टर होता है और न ही जेडीयू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ रही होती है।
लेकिन फिर भी आरजेडी की इसमें जीत हो जाती है, क्योंकि जीत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि तस्लीमुद्दीन की मौत के बाद जो सिंपैथी वोट उनके बेटे को मिला, उससे मुसलमानों को एकजुट करना बहुत आसान हो गया। हालांकि तस्लीमुद्दीन पूरे क्षेत्र के नेता थे, तो उनके सिंपैथी मिलना उनको तो बहुत लाजमी था, लेकिन तस्लीमुद्दीन के एक बेटे नहीं थे, दो बेटे थे। इन दोनों बेटे के बीच की लड़ाई की मुख्य जो वजह थी वो आरजेडी की अररिया लोकसभा सीट पर 2019 का लोकसभा चुनाव बनेगा, और इन्हीं दोनों के बीच, बेटों के बीच जो झगड़ा है वही वजह बनता है 2019 में आरजेडी की हार का भी, और संभवतः 2024 में भी अगर आरजेडी ये सीट हारती है अररिया, तो उसका बहुत बड़ा वजह, एक प्रमुख वजह यही होगा कि यहाँ पे दोनों भाई तस्लीमुद्दीन के दोनों औलादें आपस में लड़ रहे हैं। अररिया लोकसभा क्षेत्र से टिकट पाने की आपाधापी में पहले लगे हुए थे। खबर तो यहाँ तक चली गई थी कि 2024 में आरजेडी ने तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम को टिकट न दे करके छोटे बेटे शाहनवाज आलम को जब टिकट देने की घोषणा कर दी, तो बड़े बेटे सरफराज आलम फूट फूट कर रोने लगे थे। इन दोनों भाइयों के बीच की दुश्मनी की कहानी भी बहुत पुरानी है, ये कोई नई कहानी नहीं है 2024 की। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दोनों भाई जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से, जहां से तस्लीमुद्दीन भी सांसद विधायक रह चुके हैं, वहां से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। सरफराज आलम उस चुनाव में आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे, और छोटे बेटे शाहनवाज आलम, छोटा भाई कह लीजिए शाहनवाज आलम, AIMIM से उम्मीदवार थे, यानी कि ओवैसी की पार्टी से। जीत इस चुनाव में, यानी कि 2020 के चुनाव में जोकीहाट विधानसभा से क्षेत्र से होती है AIMIM की, यानी कि शाहनवाज आलम की जीत होती है। जीत के बाद शाहनवाज आलम की पत्नी ने सरफराज आलम के खिलाफ FIR लिखवाया था कि हार के बौखलाहट के बाद सरफराज आलम उनको और उनके पति शाहनवाज आलम की हत्या करने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें उनके पुश्तैनी घर से बाहर निकाला जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए। सरफराज आलम का पहले का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है बड़े बेटे का, वो बहुत खराब है। इसके पहले 2016 में सरफराज आलम के ऊपर किसी महिला के साथ ट्रेन के अंदर बदतमीजी करने का, उनके साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लग चुका था, और उस आरोप के बाद उस समय ये जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर विधायक थे 15 में, और इस घटना के बाद जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, यानी कि बड़े भाई को। बाद में जब 2018 में जब इनके पिता की तस्लीमुद्दीन की मृत्यु हुई और उपचुनाव होना शुरू हुआ, तो वहां से ये जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में चले गए, और आरजेडी ने इन्हें अररिया लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में इन्हें टिकट दे दिया, और ये जीत भी गए सिंपैथी वोट से। इसके पहले भी सरफराज आलम 2000 में, साल 2000 में आरजेडी के विधायक बन चुके थे, यानी कि पहले विधायक पहले आरजेडी में थे, फिर उसके बाद फिर 2005 का जो अक्टूबर और फरवरी दोनों चुनाव हुआ था, दोनों चुनाव आरजेडी की तरफ से लड़े ही, और दोनों चुनाव ये हार गए थे, और हारने के बाद फिर ये 2010 में जेडीयू की तरफ चल लिए। इनके पिता तस्लीमुद्दीन के लालू यादव के साथ जो झगड़े चल रहे थे 2005 के आसपास, वो भी उस समय सार्वजनिक हो चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ था कि आरजेडी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में तस्लीमुद्दीन को टिकट नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी 2009 के लोकसभा चुनाव में अररिया सीट भी हारी और किशनगंज सीट भी हार गई। अगले चुनाव में, यानी कि आरजेडी ने, यानी कि 14 के चुनाव में आरजेडी ने तस्लीमुद्दीन को वापस आरजेडी में बुलाया, टिकट भी दिया, और अररिया लोकसभा सीट से तस्लीमुद्दीन जीत भी गए। इसके बाद 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बेटे सरफराज आलम फिर से वापस आते हैं, जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में चले जाते हैं। उसके बाद फिर अररिया लोकसभा में चुनाव होता है, वो जीत जाते हैं। फिर उसके बाद 2019 में वो हार जाते हैं। क्यों हारे, क्या कहानी थी, ये सब पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वो घर का भेदी लंका डाहे, किस तरह से दोनों भाइयों के बीच में झगड़े थे, वही मुख्य वजह थी 19 में भी हार की। इस बीच 2020 में आरजेडी नेता और अपने ही बड़े भाई सरफराज आलम के खिलाफ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शाहनवाज आलम भी AIMIM को छोड़ करके आरजेडी में चले आए। जैसे कि AIMIM को 5 विधायक थे, 5 में से 4 के 4 छोड़ करके आरजेडी में चले आए थे। अब लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी की तरफ से तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे नहीं बल्कि छोटे बेटे शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया, और बड़े भाई फूट फूट कर रोए हैं। तो अपने आंसू का तो बदला वो लेंगे ही,
और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अररिया में अगर आप उनको यानी कि बड़े बेटे को अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखनी है, जिंदा रखना है अपने आप को राजनीतिक रूप से, तो अपने छोटे भाई शाहनवाज को चुनाव हराने का वो हर संभव प्रयास करेंगे। जिससे किसको फायदा होगा? भाजपा को। भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह को फायदा हो जाएगा। दो भाइयों की लड़ाई में ये निकल जाएंगे, इनको फायदा हो जाएगा। लड़ाई आसान हो जाएगी प्रदीप कुमार सिंह के लिए। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या अररिया के मुसलमान सरफराज आलम और शाहनवाज आलम के नाम पे वोट देते हैं, या फिर मोदी को सत्ता से बाहर करने के नाम पर, कांग्रेस को सत्ता में लाने के नाम पर, इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाने के नाम पर एकजुट होकर के आरजेडी के लिए वोट करते हैं। अगर अररिया के मुसलमान मोदी को सत्ता से बाहर करने या इंडिया अलायंस को सत्ता में लाने के नाम पर वोट करते हैं तो जीत की संभावना शाहनवाज आलम की ज्यादा हो जाती है। हालांकि अररिया के मुसलमान आपसी झगड़े जो वहां पे चल रहे हैं वो सिर्फ दो भाइयों तक सीमित नहीं है। अररिया के मुसलमान दो मुख्य उपजातियों में बटे हुए हैं और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ते रहते हैं। तस्लीमुद्दीन खुद जो है वो कुल्हड़िया जाति से आते हैं, जो लड़ाकू जाति माना जाता है। क्षेत्र के बाकी मुसलमान इस जाति से डरते भी हैं। तस्लीमुद्दीन के ऊपर खुद उनका जो इमेज है वो दबंग वाला है। लगभग 2 दर्जन केस उनके ऊपर है। इनके बेटे के ऊपर भी, जो बड़े वाले बेटे थे उनके ऊपर लगभग 1 दर्जन केस था। हत्या से लेकर के अपहरण से लेकर हर तरह के केस इनके ऊपर है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से कुल्हैया अपने आप को, कुल्हैया जाति मुसलमानों की, वो अपने आप को अति पिछड़ा में शामिल करवाने के लिए प्रयास कर रही है। राजनीतिक रूप से कयास लगाए जा रहे हैं। मतलब उन्हें दबंग भी रहना है और अति पिछड़ा भी कहलाना है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि अररिया फिर से एक मुसलमान को सांसद बना पाता है या भाजपा यादव वोटरों को हिंदू के नाम पर एकजुट करके अररिया जीत जाती है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ इस लोकसभा चुनाव में। नमस्कार।